हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी बढ़िया होंगे। एग्जाम की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे डिसऑर्डर ऑफ द प्लूरा एंड प्लूरल स्पेस के बारे में। जो हमारे लंग्स में एक सराउंडिंग लेयर होती है, लंग्स जहाँ पर हमारे सिचुएटेड होते हैं उसके सराउंडिंग चारों तरफ उसको कवरिंग करती है एक लेयर होती है, एक अलग से एक स्पेस होता है जो क्या होता है हमारा प्लूरल स्पेस होता है या हमारा प्लूरा, राइट। तो वो प्लूरल स्पेस में किसी भी टाइप का आपका डिसऑर्डर होना, वो आ जाता है आपका डिसऑर्डर ऑफ द प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। ऑलराइट। फिर उसमें आपका फ्लूइड फिल हो सकता है, बैक्टीरियल वायरल आपको इन्फेक्शन हो सकता है जो कि आपके रेस्पिरेशन में आपका ब्रीथिंग में डिफिकल्टी करता है, जैसे कि आपका एबनॉर्मल ब्रीथ होना, आपको ब्रीथलेसनेस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, डिफिकल्टी इन ब्रीथ होना, है ना, हाइपोक्सिया होना, राइट। तो ये सारी केसेस आपके वहां पर सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। यदि हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, इंट्रोडक्शन की हम बात करें, दैट इज डिसऑर्डर ऑफ द प्लूरा इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में या प्लूरा में किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर होना कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो कि आपकी रेस्पिरेटरी फंक्शन में सिग्निफिकेंटली आपको इम्पैक्ट करता है। जो आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन है, आपका एयर का इनहेल करना, एक्सेल करना, एलिमिनेट करना, आपका CO2 का और O2 को इनहेल करना, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर यदि आपका इन्फेक्शन हो गया या फिर वहां पर आपका फ्लूइड का फिल हो गया, फ्लूइड आपका एक्यूमुलेशन हो गया, तो आपका जो लंग्स है वो प्रॉपर तरीके से एक्सपांड नहीं कर पाता है, रिलैक्स से एंड कांटेक्ट नहीं कर पाता है, एक्सेल और इनहेल नहीं कर पाना, डायफ्राम का प्रॉपर वर्क नहीं होने की वजह से आपका जो ब्रीथिंग का पैटर्न उसमें आपका डिफिकल्टी होना, उसमें आपका अल्ट्रेशन आना। द प्लूरा इज डबल लेयर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लंग्स। प्लूरा क्या होती है आपकी डबल लेयर एक मेम्ब्रेन होती है जो आपके सराउंडिंग आपके लंग्स के चारों तरफ होती है, आपके लंग्स को कवर करती है, इसको हम बोलते हैं प्लूरा। तो प्लूरल मेम्ब्रेन में, प्लूरा में या फिर प्लूरल स्पेस में किसी प्रकार का आपको अल्ट्रेशन होना, किसी प्रकार का आपको डिसऑर्डर होना। द स्पेस बिटवीन द लेयर, द स्पेस बिटवीन दिस लेयर, the pleura space normally contain small amount of fluid for lubrication. Disorder can lead to abnormal accumulation, inflammation और infections. अब होता क्या है, जब आपका लंग्स क्या होता है एक्सपांड करता है, फिर आपका रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, राइट। तो उसके बीच में क्या होता है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि आपका फ्रिक्शन ना हो, या आपकी प्लूरा की लेयर होती है, आपका प्लूरल स्पेस होता है जिसमें आपका क्या होता है लुब्रिकेंट, आपका एक अमाउंट का स्मॉल अमाउंट में आपका फ्लूइड का कंटेंट होता है, ताकि दोनों के बीच में आपका फ्रिक्शन ना हो। जब ये फ्लूइड का एक्यूमुलेट ज्यादा हो जाना या एक ही जगह पर एक्यूमुलेट हो जाना, अदरवाइज फिर आपका कोई इन्फेक्शन की वजह से या फिर वहां पर इन्फ्लेमेशन होना, राइट। तो ये आपका क्या लीड करता है, आपको एक्यूमुलेशन होना, इन्फ्लेमेशन होना और इन्फेक्शन होना, ये आपका डिसऑर्डर के अंदर कॉज होता है। ऑलराइट। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आपका राइट साइड में आ जाएगा आपका नॉर्मल लंग्स है, और जो लेफ्ट है उसमें आपका एबनॉर्मल है ना। तो जो कवरिंग लेयर यहाँ पर आपको जो लाइनिंग दिख रही है सराउंडिंग में, ये जो लाइनिंग होती है क्या होती है आपकी प्लूरा, और नीचे की तरफ जो आपका इतना स्पेस दिख रहा है ये होता है आपका प्लूरल स्पेस, राइट। तो आपका प्लूरल स्पेस में क्या होना, प्लूरल डिफ्यूजन जैसे हो जाता है, तो यहाँ पर आपका प्लूरल स्पेस में आपका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, फ्लूइड का आपका अननेसेसरी आपका कलेक्शन हो जाना, ठीक है। ये हो गया आपकी प्लूरल लाइनिंग या प्लूरा। तो प्लूरा में भी यदि किसी भी टाइप का आपका इन्फेक्शन हो रहा है, वहां पर आपका एरूशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्वेलिंग हो रहा है, राइट, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, या फिर एक्सेसिव एक्यूमुलेट होना, फ्लूइड का अननेसेसरी एक्यूमुलेट होना, जो कि आपके लंग्स को एक्सपांड करने में, रिलैक्स करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, आपको प्रॉब्लम कॉज करता है, राइट। तो एनी आपका किसी भी टाइप का यहाँ पर आपका डिसऑर्डर हो सकता है। कॉजेस है रिस्क फैक्टर, अब इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या इसके कॉजेस हो सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपका दो टाइप का ट्रांसड्यूटिव है, और आपका इसमें आपका एक्सीडेटिव है। तो दोनों तरीके के इसमें आपके अलग अलग थोड़े से सिम्टम्स हैं, रिस्क फैक्टर भी दोनों में अलग अलग होते हैं। फर्स्ट आपका ट्रांसड्यूटिव प्लूरल इफ्यूजन, इसका आपका कॉजेस क्या आ जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, आपका CHF यदि आपको
हार्ट आपका ओवरलोड हो गया, ओवरलोड होने की वजह से, कंजेशन होने की वजह से आपका हार्ट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, ब्लॉकेज होने की वजह से आपका हार्ट फेल हो गया। एक रीजन आपका ये हो सकता है। लीवर सिरोसिस, इन्फेक्शन की वजह से आपका लीवर जो है वर्किंग नहीं कर रहा है, इन्फेक्शन की वजह से आपका लीवर में सिरोसिस होना, ओवर अल्कोहल यूज करने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है ना, एनी अदर अंडरलाइंग कॉजेस की वजह से भी आपको हो सकता है। फिर आता है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक आपका कोई भी सिंड्रोम है जिसके अंदर आपका जो है फ्लूइड है वो आपका बॉडी से एक्सक्रेट आउट नहीं हो पा रहा है। आपका फ्लूइड है जो यूरिन्स हो गया आपका और जो भी अदर बॉडी फ्लूइड है वो आपका फिल्टर होके आपका एक्सक्रेट आउट नहीं हो पा रहा और वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है प्लूरल कैविटी में। एक रीजन आपका ये भी हो सकता है। अनदर आ जाएगा आपका हाइपो एल्ब्यूमिनिया। आपका एल्ब्यूमिन का आपकी बॉडी के अंदर कम लेवल होना, दैट इज आपका हाइपो एल्ब्यूमिनियम। फिर एटेलैक्टेसिस, इसके बारे में हम ऑलरेडी ये हमने कवर कर चुके हैं, जो कि आपकी एटेलैक्टेसिस में क्या होता है, जो आपकी एल्वियोलाई की ब्रांच होती है वो आपकी धीरे धीरे करके ब्लॉक हो जाती है, वहां पर आपका फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, राइट। फिर पेरिटोनियल टोनियल डायलिसिस, यदि आपको एब्डोमिनल में जो डायलिसिस होता है, पेरिटोनियल जो फ्लूइड होता है उसको हम रिमूव कर दे। अब यदि पेरिटोनियल में आप कैविटी में आपका फ्लूइड फिल हो गया तो वो भी आपके कॉज हो सकता है, वो भी आपका लंग्स तक रीच कर सकता है और आपका डायफ्राम को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में भी डिफिकल्टी कॉज कर सकता है। ऑलराइट, फिर अगला आ जाएगा आपका कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। अभी हम देखेंगे इसके क्या क्या कॉजेस, सॉरी इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है। तो कंडीशन लीडिंग टू, इसमें आ जाएगा आपका कंडीशन लीडिंग टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आपका इंक्रीज, आपका जो हाइड्रोस्टोलिक प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो जाना। रिस्क फैक्टर में क्या होगा, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका डिक्रीज होना और डिक्रीज ऑनकोस्टैटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका इंक्रीज होना और आपका डिक्रीज होना ऑनकोस्टैटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स। आपके ब्लड वेसल्स के अंदर आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होना एक रिस्क फैक्टर आपका ये हो सकता है। और अनदर आ जाएगा आपका कम होना आपका ऑनकोटिक प्रेशर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। फिर सेकेंड जो टाइप है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आ जाएगा आपका एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। कौन सा, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। इसके कॉजेस क्या क्या है, इन्फेक्शन जैसे आपका इन्फेक्शियस, आपका निमोनिया हो सकता है, आपका अस्थमा हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। एक इसका ये भी रीजन हो जाएगा कॉजेस इसका एक्सुडेटिव का। सेकंड आ जाएगा आपका मैलिग्नेंसिस। मैलिग्नेंसिस जैसे आपका लंग कैंसर हो गया, लंग आपका ट्यूमर हो गया है ना, मीजोथैलियोमा हो गया। तो एक आपका ये भी यहाँ पर कॉजेस हो सकता है। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपका हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसीज जैसे कि आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ल्यूपस वगैरह हो गया, लंग ल्यूपस है, तो ये आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसीज भी इसका एक कॉज हो सकता है आपका प्लूरल डिसऑर्डर का। और फिर पेनक्रियाटाइटिस, अगला आपका आ जाएगा पेनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास, इन्फेक्शन ऑफ द पेनक्रियास, स्वेलिंग होना पेनक्रियास में, ये भी आपका एक इसका भी एक रीजन हो सकता है। अनदर आपका रीजन आ जाएगा ट्रामा, किसी प्रकार का आपको ट्रामा हुआ जिसकी वजह से आपका प्लूरल स्पेस में आपका फ्लूइड फिल हो गया, हो सकता है आपकी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए, आपका ज्यादा कंप्रेस वगैरह हो जाए ना, तो एक रीजन आपका ये भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर, अनदर इसमें इसका जो रिस्क फैक्टर है, एनी कंडीशन कोचिंग इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी और प्लूरल इन्फ्लेमेशन। अब इसमें आपका एनी रीजन में आ जाएगा कॉजिंग कैपिलरी परमिबिलिटी, कैपिलरी की जो परमिबिलिटी वो हो सकता है और प्लूरल इन्फ्लेमेशन भी यहाँ पर हो सकता है। फिर हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपके क्या क्या होंगे, क्या क्या साइन सिम्टम होगा। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका डिसएपनिया, मीन्स आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, आपको बहुत ही ज्यादा दम लगेगी, आपको बेचैनी होगी, आपको घबराहट होगी, आपको सांस लेने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है।
सो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें आ जाएगा आपका डिसेप्निया। डिसेप्निया आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, आपको ब्रीथिंग की डिफिकल्टी होना, आपको बहुत कम शॉर्टनेस आपको ब्रीथ होना, राइट। जैसे कि आपका दम लगना, आपको बेचैनी होना, घबराहट होना, जब भी आप कोई हैवी वर्क करेंगे तब आपको एकदम एक्सेसिव स्वेटिंग होना, पेन होना, है ना, राइट। फिर आ जाएगा आपका चेस्ट पेन, ऑफन प्लूरेटिक, आपको धीमा धीमा चेस्ट पेन हो सकता है, ये एकदम आपको बॉर्सनिंग बहुत ज्यादा आपको पेन होगा, या फिर जब आप डीप ब्रीथ करेंगे, कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे, कोई आप वेट लिफ्टिंग करेंगे, कोई हैवी वर्क करेंगे, तब आपको पेन हो सकता है। या फिर जब आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं, आप गहरी सांस ले रहे हैं, तब भी आपको चेस्ट पेन होगा, आपको बहुत ज्यादा असहनीय आपको दर्द होगा, प्लूरेटिक आपको बॉल्सनिंग, आपको एकदम हॉरिटेबल चेस्ट पेन होगा। ऑलराइट। फिर अगला आ जाएगा आपका मेन जो इसका सिम्टम्स है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, चेस्ट पेन होना। फिर आपका कफ, कफ में आपका कौन सा कफ रहेगा, आपका नॉन प्रोडक्टिव कफ होगा। मेन जो आपका सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, डिसएपनिया इसका जो प्राइमरी सिम्टम्स है, और एसोसिएटेड सिम्टम इसमें आ जाएगा कफ होना। कफ में भी आपका कैसा रहेगा, नॉन प्रोडक्टिव कफ रहेगा। डिक्रीज ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड, जिस साइड भी आपका अफेक्टेड हुआ है वहां पर जब आप लंग्स साउंड सुनेंगे, ब्रीथ साउंड आप सुनेंगे, स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करेंगे, तो वहां पर आपको जो साउंड है वो आपको डिक्रीज साउंड आपको सुनाई देगा। डलनेस टू परकशन ओवर द इफ्यूजन, है ना। दूसरा क्या होगा, आपको डलनेस होगा, डलनेस टू परकशन, जब आप परकशन करेंगे तो वहां पर आपको जो साउंड है, परकशन कैसे करते हैं आप, हैमर का यूज करके आप ऑर्गन का परकशन करेंगे, तो वहां पर आपको डलनेस साउंड आएगा, डलनेस आपको लगेगा। एसिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपांसन, जो आपकी चेस्ट का एक्सपांसन जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, या फिर जो नॉर्मल एक्सपांसन है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, मतलब आपकी जो चौड़ाई है, लंबाई है चेस्ट का जो, वो एसिमेट्रिकल होगा, एक साइड या तो कम हो सकता है या एक साइड आपका ज्यादा हो सकता है, दैट इज आपका एसिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपांसन। फिर अगला आता है आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, आपका डेफिनेशन हो गया आपका। अब हम देखेंगे इससे टाइप्स हो गया, अब आपको कैसे आप इससे डायग्नोस करोगे। तो डायग्नोस के लिए फर्स्ट में आप यहाँ पर एक एक्सरे करा लेंगे, एक्सरे में आप वहाँ पर डिटेक्ट करेंगे आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं हुआ है। जब आप एक्सरे कराएंगे तो आपका वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, तो वो आपको वहाँ पर इमेज में आपको चेस्ट की फिल्म में आपको विजुअल होगा। ऑलराइट। फिर आपका अल्ट्रासाउंड आप नेक्स्ट कराएंगे, मोर सेंसिटिव देन एक्सरे फॉर डिटेक्टिंग प्लूरल इफ्यूजन। अब एक्सरे में होता क्या है, कभी कभी उतना विजुअल नहीं हो पाता, हम उतना डिटेक्ट नहीं कर पाते कंफर्म नहीं हो पाता, तो आप अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा और इजी और सेंसिटिव रहेगा एज कंपेरिजन टू आपका एक्सरे। फिर अगला जो टेस्ट है, आप सीटी स्कैन भी यहाँ पर करा सकते हो, प्रोवाइडेड दी आपको डिटेल इमेज चाहिए, आपको डिटेल स्टडी के लिए कॉम्प्लेक्स जो केसेस है, यदि आप सीटी से भी सॉरी आपका एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से भी आपको समझ नहीं आ पा रहे, तो यू कैन गो फॉर सीटी स्कैन। थोरिसेंटेसिस भी आप करा सकते हैं, निडल से आप इंसर्ट करते हैं, जिसमें आपका बाय द हेल्प ऑफ गाइड आपका एनालिसिस करके कैमरे की मदद से आप निडल को इंसर्ट करते हैं, जहां पर आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, उस फ्लूइड को आप क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ गाइडेंस, राइट। और डिस्टेंट गाइड से ट्रांसयूडेटिव फ्रॉम द एक्यूटेटिव इफ्यूजन्स, तो आप इसे एनालाइज कर सकते हैं फ्लूइड को, यदि आपको एनालाइज करना है या फिर आपको एस्पिरेशन करना है तो आप उसे एस्पिरेट भी कर सकते हैं। लाइट्स क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन सीरम प्रोटीन रेशियो ना, आप जो प्लूरल फ्लूइड है उसका आपको डिटरमाइन करना है, उसका प्रोटीन सीरम हो गया, प्रोटीन रेशियो हो गया, वो सबको डिटरमाइन करने के लिए आप ये करवा सकते हो। आपको सीरम टेस्ट कराना है, जिसमें आप चेक करेंगे एलडीएस लेवल का, जिसका रेशियो आपका लेस देन 0.6 होना चाहिए। देन अगला आपका टेस्ट है प्लूरल फ्लूइड एलडीएच 2/3 ऑफ द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम, प्लूरल फ्लूइड एलडीएच का 2/3 ऑफ द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम एलडीएच, प्लूरल बायोप्सी अगला टेस्ट है। फॉर सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसीज or infection not diagnosed by other means,
सस्पेक्टेड यदि आपको मैलिग्नेंसिस लग रहे हैं तब आप प्लूरल बायोप्सी भी करा सकते हैं। कैंसर्स का यदि आपको लग रहा है कि भाई कैंसरस हो सकता है या मैलिग्नेंट हो सकता है, मैलिग्नेंट, तो आप वहाँ पर यदि सस्पेक्ट है तो आप प्लूरल बायोप्सी टेस्ट जो आता है वहाँ से आप सैंपल लेकर के बाय द हेल्प ऑफ थोरिसेंटेसिस और आप प्लूरल बायोप्सी भी करा सकते हैं, फ्लूइड की बायोप्सी टेस्ट करा सकते हैं लेबोरेटरी में। ओके, ताकि आप डिटेक्ट कर पाएंगे प्रॉपर कि भाई किस बैक्टीरिया वायरस से है, कैंसरस है, नॉन कैंसरस है। ओके, अगली हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। इसका मैनेजमेंट क्या है तो ट्रांसड्यूटिव इफ्यूजन का हम मैनेजमेंट देखेंगे। ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेस, जो अंडरलाइंग रूट कॉज है, जो मेन कॉज है उसको हमको ट्रीट करना है, राइट। जैसे कि एग्जांपल ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेस, एग्जांपल डायूरेटिक, यदि आपका कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है, आपको हार्ट फेल्यूर हो गया है कंजेशन की वजह से, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से, तो आप वहां पर डायूरेटिक देंगे, एल्बुमिन रिप्लेसमेंट करेंगे, थेराप्यूटिक थोरिसेंटेसिस इफ सिम्टोमेटिक, यदि सिम्टोमेटिक है तो आप थोरिसिक सेंटेसिस भी आप कर सकते हो, थेराप्यूटिक थोरिसेंटेसिस। ओके, नेक्स्ट आपका आता है फिर यहाँ पर एक्सुडेटिव इफ्यूजन्स, इन्फेक्शियस एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी फॉर टीबी। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन देना होता है। आप बैक्टीरियल को किल करने के लिए एंटीबायोटिक आप इंजेक्शन देंगे। एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी, यदि आपको टीबी की वजह से हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है, तो आप एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन दे सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो डॉट थेरेपी आती है उनको आप फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। यदि वीडियोस नहीं देखा है तो अभी जा करके ट्यूबरकुलोसिस डॉट्स वाला वीडियोस देखिए। ऑलराइट, और मैलिग्नेंट अगला जाएगा, मैलिग्नेंट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, प्लूरोडेसिस टू प्रिवेंट रिकरेंट इफ्यूजन, राइट। मैलिग्नेंट है तो इसमें आप क्या क्या कराएंगे, इसमें कीमोथेरेपी आपको शुरू करना है, रेडियोथेरेपी शुरू करना है, प्लूरिडेसिस शुरू करना है टू प्रिवेंट रिकरेंट इफ्यूजन। फिर अगला इन्फ्लामेटरी मैनेजमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपको मेडिसिन देना है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देना है, और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट आप दे सकते हो। इम्यूनोसप्रेसिव क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपका सेल्स का मल्टीप्लिकेशन रुके, वहां पर आपका इम्यून थोड़ा सप्रेस होगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ऑलराइट, फिर आ जाएगा प्लूरल ड्रेनेज, ट्यूब thoracostomy for the large or symptomatic effusion treating the underlying cause, राइट। यदि आपको प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूरल आपका फ्लूइड फिल हुआ है, तो आपको थोरेकोस्टोमी भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप थोरेसिक केस है उसको आप रिमूव करके प्लूरल इफ्यूजन को रिमूव करते हो, कोस्टल कार्टिलेज को हटा करके, राइट। लार्ज सिम्टोमेटिक इफ्यूजन ट्रीटिंग अंडरलाइंग कॉजेस। फिर प्लूरल इफ्यूजन में यदि आपका हार्ट फेल्यूर है तो यहाँ पर आप डायूरेटिक दे सकते हैं, एसी इनहिबिटर दे सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप करा सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह हो गया, आपका स्पायरोमीट्री हो गया, है ना, अपराइट पोजीशन में होना, ज़्यादा हैवी वर्कलोड वगैरह नहीं करना, ये सारी चीज़ें, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, तब स्विमिंग हो गया, इस सारी चीज़ों को आपको अवॉइड कराना होगा। पेशेंट को आपको डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के बारे में, एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज के बारे में, स्पायरोमीट्री एक्सरसाइज के बारे में, ना कफिंग एक्सरसाइज के बारे में आपको एजुकेट करना है। फिर लीवर डिसीज में आप क्या करेंगे, एड्रेसिंग लीवर फंक्शन टेस्ट, आपको लीवर फंक्शन टेस्ट के अकॉर्डिंग पॉसिबल लीवर ट्रांसप्लांटेशन यदि लगता है रिक्वायरमेंट है तो लीवर ट्रांसप्लांट भी आप कर सकते हैं। रीनल डिसीज मैनेजिंग किडनी फंक्शन डायलिसिस, यदि आपको रीनल डिसीज की वजह से हुआ है तो आप किडनी फंक्शन टेस्ट KFT और डायलिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं। अदर आपको इन्फेक्शंस की वजह से हुआ है, अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल थेरेपीज वगैरह आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैलिग्नेंसीज, यदि ऑन्कोलॉजिकल कैंसरस सेल्स है तो ऑन्कोलॉजिक ट्रीटमेंट और सपोर्टिव केयर, इसके साथ साथ आप सिम्टोमेटिक केयर भी दे सकते हैं।
इस तरीके से आप रूट कॉज को ट्रीट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की यदि डिसीजेस हैं तो वहाँ पर आप रूट कॉज को ट्रीटमेंट करके और आप यहाँ पर जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसको भी आप ठीक कर सकते हैं और आप उससे क्यूर कर सकते हैं। पर फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए कि भाई अंडरलाइन कॉजेस क्या है, किस रीजन की वजह से आपको प्लूरल जो आपकी मेम्ब्रेन है प्लूरल स्पेस से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या किसी प्रकार का आपको डिसऑर्डर हुआ है। सो फाइनली अभी टाइम आ गया है, अब हम इसको सम अप करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने इसका इंट्रोडक्शन में देखा जो आपका प्लूरल स्पेस है, आपकी जो प्लूरा है, प्लूरा आपकी कवरिंग लेयर होती है, लंग्स की आपकी सराउंडिंग लेयर होती है, दैट इज प्लूरा आपकी डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है जो कि लंग्स को सराउंड करती है। प्लूरल स्पेस वो होता है जो लंग्स के राइट साइड स्पेशली इंफीरियर की तरफ जो एक स्पेस होता है जो कि जिसमें आपका स्मॉल फ्लूइड फिल्ड होता है जो आपके लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब आपके लंग्स एक्सपांड होते हैं, एक्सेल और इनहेल की प्रोसेस होती है, उस दौरान जब भी इसमें किसी प्रकार का भी डिसऑर्डर होना जो कि आपको क्यों हो सकता है, आपका फ्लूइड का एक्यूमुलेट होना, इन्फ्लेमेशन होना या फिर इन्फेक्शन होना, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके डिसऑर्डर के अंदर। कॉजेस में आ सकता है इसका ट्रांसयूडेटिव और नॉन ट्रांसयूडेटिव दो टाइप के आपके हैं, दोनों में अलग अलग आपका कॉजेस हो सकता है। CSF हो सकता है, आपका लीवर सिरोसिस हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया या फिर एटिलेक्टेसिस भी आपका हो सकता है, या पेरिटोनियल डायलिसिस। एक्सयूडेटिव में आ जाएगा आपका इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया होना, ट्यूबरकुलोसिस होना, इसकी वजह से हो सकता है। मैलिग्नेंसिस लंग कैंसर की वजह से हो सकता है, लंग ट्यूमर की वजह से हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से भी आपको हो सकता है, ट्रामा और पेनक्रियाटाइटिस इसका कॉज हो सकता है। अदर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डिसेप्टिया होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, चेस्ट पेन होना जिसमें आपका प्लूरेटिक आ जाएगा, बॉल्सनिंग एकदम ज्यादा पेन होना है ना, डीप ब्रीथिंग के समय आपको पेन होना, चेस्ट पेन होना, बॉल्सनिंग होना, शार्प पेन होना है ना, राइट। इस तरीके से आपको पेन हो सकता है, कफ होना, आपका डिक्रीज ब्रीथ साउंड होना, डलनेस होना, एसिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपांशन होना। डायग्नोस्टिक में आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी स्कैन करा सकते हैं, थोरिसिंटेसिस और ये सारे टेस्ट आप यहाँ पर करा सकते हैं। प्लूरल LDH आप टेस्ट करा सकते हैं और प्लूरल बायोप्सी भी करा सकते हैं। यदि आपको सस्पेक्टेड है कि मैलिग्नेंट वगैरह तो नहीं है तो आप बायोप्सी भी करा सकते हैं। मैनेजमेंट में आ जाएगा आपका अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट आपको करना है, इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन आपको देना है, ट्यूबरकुलोसिस है तो डॉट्स थेरेपी देना है, मैलिग्नेंट है तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी आपको स्टार्ट करना है, सपोर्टिव केयर देना है, विथ इन्फ्लेमेटरी है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट है, प्लूरल ड्रेनेज है तो उसको आपको रिमूव करना है, प्लूरल फ्लूइड को थोरेकोस्टोमी के थ्रू आप लार्ज और सिम्टोमेटिक इफ्यूजन करना है तो ट्रीटिंग द अंडरलाइन कॉज। ऑलराइट, CSF की वजह से हुआ है तो आप डायूरेटिक हो गया, ACE इनहिबिटर और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। लीवर की वजह से है तो आपको पॉसिबल LFT टेस्ट वगैरह करना है और लीवर ट्रांसप्लांट भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू, बाय बाय।